नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो रही है और कुल 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने अब की बार पंजीयन करवाया है। इन्हें कल से टोकन मिलने लगेगा, लेकिन टोकन पाने के लिए किसान अभी से होड़ मचा के बैठे हैं। 2 दिन पहले से धान खरीदी केंद्रों पर कतार लग चुकी हैं। पहले टोकन पाने लोग रथ जगह कर रहे हैं। वहीं सरकार ने टोकन की वैधता खत्म होने पर दूसरा टोकन जारी करने की बात कही है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर अफसरों को लगातार किसानों को सुविधा देने के निर्देश हैं। कहीं धान खरीदी की तैयारियां, कहीं आखिरी चरण, तो कहीं तैयारियों का कोई नामो निशान नहीं। कहीं 27 नवंबर से मिलने वाले धान बेचने के टोकन के लिए सर्दी में ठिठुरते हुए रत जगह। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों में सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। टोकन बांटे जाने से पहले राजधानी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। सीएम के एसीएस सुब्रत साहू, एसीएस वित्त अमिताभ जैन और खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की मौजूदगी में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी को टोकन व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। इस बैठक में बताया गया कि टोकन की वैधता अवधि 7 दिन होगी। साथ ही टोकन का उपयोग नहीं करने पर नया टोकन जारी होगा। 1 दिसंबर के बाद रकबे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बारिश से धान का बचाव और दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने पर रणनीति बनाई गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की पूरी तैयारी है और इस बार ऐतिहासिक और बम्पर क्रॉप छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने है। बाहर का धान नहीं आया, इस पर पिछले साल भी काम हुआ है। पुलिस को जो भी निर्देश राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे धान खरीदी के संबंध में, उसका पूरा कड़ाई से पालन किया जाए। इधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि धान खरीदी कैसे करनी है। सब कुछ अफसरों पर थोप दिया गया है। रोज नए नए सर्कुलर जारी हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है। आज किसानों का धान 1 नवंबर से नहीं खरीदने के कारण किसान परेशान हैं, हलाकान हैं। किसानों का धान पानी आ गया, बरसात में भीग गया और किसान जो आज दर की ठोकरें खा रहा है। अफवाह फैलाने की फैक्ट्री जिसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी है। पिछले साल जो धान खरीदी का समय था उस समय तक खरीदे, उसके बाद भी कुछ किसान बच गए थे, उसके भी धान हम लोगों ने खरीदी की। प्रदेश में कुल 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया है, जिन्हें 27 नवंबर से टोकन भी मिलने लगेंगे। लेकिन धान खरीदी केंद्रों में टोकन बांटे जाने से धान खरीदने तक किसानों को किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर केंद्र सरकार की कृषि और मजदूर बिल समेत कई निर्णयों को लेकर के आज देश के 10 ट्रेड यूनियंस ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, किरंदुल में ये 4 तस्वीरें देखें। समूचे प्रदेश में मजदूरों की हड़ताल का असर भी दिखा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून और मजदूर विरोधी कानून वापस ले। पदाधिकारियों ने कहा केंद्र और राज्य में न्यूनतम वेतन लागू हो, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण बंद करें, आंगनबाड़ी मितानिन कर्मचारियों को नियमित करें, सेवारत कर्मचारियों को नौकरी से हटाने संबंधी पाबंदी खत्म करें। इस तरह पुरानी पेंशन नीति समेत अन्य 15 मांगों पर यूनियन ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। श्रमिकों ने कहा रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक जैसे कई सरकारी संस्थान को बंद कर उनका निजीकरण करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा दिखती है। इसी तरह नए कृषि कानून बनाए गए जो किसानों के हित के विपरीत हैं। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। मजदूर साथी हैं वो श्रम कानूनों के खिलाफ हैं। वहीं देश का किसान केंद्र में जो 3 कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है और केंद्र की सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है। उसके खिलाफ देश के किसान आंदोलित है। मजदूर जो है गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसका कोई वेज बोर्ड नहीं रहेगा, उसकी कोई सुविधाएं नहीं रहेगी। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो आगे और लंबी हड़ताल और भी बृहद आंदोलन की तैयारी है। हमारा मुख्य मुद्दा है जो केंद्र सरकार का जो पुरानी पेंशन योजना वापस जारी करें और NPS वापस लें, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो है हमारा जो वेतन का जो आयोग है वो 10 साल के बजाय 5 साल में बैठे।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल के निधन के बाद गुजरात में उनके परिजनों से मुलाकात कर सीएम भूपेश बघेल वापस लौटे। सीएम ने कहा कि अहमद पटेल के जाने से पार्टी को बड़ी क्षति पहुंची। पार्टी के साथ उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी नुकसान हुआ है। अहमद पटेल जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर थे और वर्तमान में भी वो राज्यसभा के सदस्य थे और हमेशा कांग्रेस के में जब भी संकट आया है तब वो ट्रबल शूटर के रूप में वो सामने आते थे। उनके जाने से निश्चित रूप से पार्टी को व्यक्तिगत भी नुकसान हुआ है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर देश इस दिन को याद रखता है। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ में अनेक विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गौरवशाली संविधान बनाने का काम पूरा करते हुए आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया। इसलिए आज का दिन संविधान दिवस कहलाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सूरजपुर में कस्टडी में मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी कस्टडी में मौत बेहद दुखद है। पूरे मामले की जांच हो रही। सीएम ने कहा कि हम किसी मामले को छिपाते नहीं हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। मृतकों को आरोपी बनाकर मामले को संदिग्ध बनाया जा रहा है। वहीं डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा, मामले के सामने आने के बाद पूरे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया। न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए। कस्टोडियल डेथ निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम छुपाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में अनेक कस्टोडियल डेथ हुए हैं और जिसको छुपाने का काम रमन सिंह सरकार ने बखूबी किया है। छत्तीसगढ़ में कोई कानून का राज नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं है और अगर किसी की मौत हो गई, मर गया, तो उसके ऊपर में आरोप लगा दिया कि वो एक हत्या के केस में संदेहास्पद था। उस पर पुलिस पर जो आरोप लगा है उसको संज्ञान में लेते हुए सारे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी आदेशित की गई। यदि जुडिशियल इंक्वायरी में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो भी माननीय न्यायाधीश लिखेंगे उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। बढ़ते रेप की घटनाओं और हत्याओं के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आरोप कार्यकर्ता लगा है। इसी कड़ी में आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की शव यात्रा निकालने की तैयारी की थी। पुलिस ने उनको रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेशवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीएम और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। जगदलपुर में महिला अपराधों के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने संभाग मुख्यालय पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की तस्वीरों को फाड़कर विरोध किया। कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है। वहीं सूरजपुर में पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में गृह मंत्री का पुतला फूंकना चाहा, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीजीपी ने कहा कि राजधानी रायपुर की पुलिस का जोर बेसिक, इम्पैक्टफुल और विजिबल पुलिसिंग पर होना चाहिए।
प्रदेश भर में रायपुर पुलिस की कार्यशैली और अपराधियों पर कार्यवाही अनुकरणीय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदतन अपराधी और गुंडे बदमाशों की लिस्ट बनाकर सख्ती से कार्रवाई करें। गुंडे बदमाशों में पुलिस का भय और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए। बैठक में डीजीपी ने कहा महिला विरुद्ध अपराधों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, उप पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी श्रीमती हिमानी खन्ना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजेश अग्रवाल एवं रायपुर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। 11 महीने का जो कार्यकाल है इस 2020 का और 2020 और 19 उसका हम लोगों ने ज़रा तुलनात्मक स्टडी किया और कि कितने क्राइम हुए हैं, कितनी रिकवरी हुई है, क्या है, इस सब की लंबी 3 घंटे तक चली है समीक्षा और उसी के संबंध में निर्देश दिए गए। बिलासपुर में एक किसान के 2 बैलों के दिए गोबर पर बवाल मचा। 2 बैल वाले किसान ने गौठान में एक हफ्ते में 12,800 रुपए का गोबर बेच दिया। आंकड़े के हिसाब से एक बैल रोज 4.5 कुंटल गोबर दे रहे थे। मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच की बात की जा रही। दो बैल रोजाना कितना गोबर दे सकते हैं? 9 क्विंटल से ज्यादा। 2 बैल के गोबर से महीने में कितनी कमाई हो सकती है? 52,000 से ज्यादा। चौंकिए मत, बिलासपुर के पास एक गांव के किसान के घर के 2 बैलों ने ये चमत्कार कर दिखाया है, वो भी आधिकारिक रूप से। आधिकारिक इसलिए क्योंकि गोबर को जनपद पंचायत कोटा के इसी गोठान में बेचा गया है। बकायदा उसकी रसीद भी है। गोठान समिति ने उस किसान को एक सप्ताह के 64 क्विंटल गोबर के लिए 12,800 का भुगतान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार है। हम भी यही सोच रहे हैं कि ये चमत्कार है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि 2 बैल की जोड़ी अपने वजन से ज्यादा रोज इतना गोबर कैसे दे रही है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक किसान ने 2 रुपए किलो गोबर बेचकर 2 बैल से इतनी कमाई कैसे कर ली, जितनी 40 रुपए लीटर दूध बेचकर कोई किसान 2 गाय से नहीं कर सकता। सच्चाई ये भी है कि ऐसे 4 बैल के गोबर से इतना बड़ा गोबर गैस प्लांट चल सकता है, जिससे पूरे गांव की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ऐसे 2 बैलों के गोबर की कमाई से 10% के टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। ऐसे 2 से 4 बैल के गोबर से पूरे गांव की खाद की जरूरत पूरी हो सकती है। ऐसे 2 बैल के गोबर से देश के एक औसत किसान की आय 30 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि एक सामान्य से बैल को उसके मालिक और अधिकारियों की मिली भगत ने गोबर की मशीन कैसे बना दिया। 2 बैलों की कथा सामने आने के बाद जनपद और जिला पंचायत के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। तो जैसे ही संज्ञान में आया है, मैंने वहाँ पे अपने टीम को भेजा है और जैसे ही वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पे उसको फिर देखेंगे उसमें क्या मामला क्या है। और मैं इस नियम कानून को भी मैं नहीं जानता कि एक व्यक्ति कितना गोबर बेच सकता। हाँ, ये है कि गोबर के बदले में वहाँ गोबर ही है और उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। ये गोधन नया योजना है और किसानों के द्वारा ही, पशुपालकों के द्वारा ही गोबर दिया गया होगा। गोबर के गोलमाल का ये सबसे बड़ा मामला तो है, लेकिन इकलौता नहीं है। दुर्ग में भी गोठान में गोबर खरीदी और खाद बनाने में धांधली को लेकर ग्राम पंचायत अंजोरा के पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। इससे पहले भी कई खबरें आई हैं। ये इस बात का सबूत है कि किसान की खुशहाली के लिए बनाई गई किसी योजना को कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडा सावली में जवानों ने 7 किलो की जिंदा आईडी को बरामद किया। सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन के जवानों को आज गश्त के दौरान कोंडा सावली गांव की पगडंडियों में बम होने की आशंका थी, जिसके बाद बीडीएस टीम बुलाकर बम को नष्ट किया गया। इस इलाके में अभी तक जवानों ने 100 से ज्यादा आईडी रिकवर किए हैं। वहीं दूसरी ओर एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बीजापुर पुलिस को एक और सफलता मिली। यहां कुटरू थाना इलाके से लगे जंगल में पुलिस ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया।
इसके पास से पुलिस ने एक हथियार और कुछ अन्य सामान बरामद किया। मारे गए माओवादी की शिनाख्त जन मिलिशिया सदस्य संतोष पोडियम के तौर पर हुई है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मृत माओवादी कुटरू में पदस्थ एएसआई कोरसा नागैया और रेंजर रथराम पटेल की हत्या में शामिल था। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जताई, लेकिन नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन से साफ इनकार किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। टीएस सिंहदेव ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और ऐसे में देश भर के 5 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यदि संक्रमण बढ़ा तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्राफ घट बढ़ रहा है। टेस्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहचान करने के साथ कोरोना संक्रमण को कम करने की कोशिशें की जा रही। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, त्योहारी सीजन के बाद अब शादी का सीजन आने वाला है। ऐसे में हम वहां किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस पर कोरोना संक्रमण निर्भर करेगा। उधर मुख्यमंत्री ने दिसंबर के बाद कोरोना के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई है। और चौथा, आपके पेरेंट्स अगर कोविड की स्टेज नहीं, लगातार उसकी उपस्थिति है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या इस हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो नहीं आ जाती, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। समय समय के ऊपर निर्णय होगा। अभी ऐसा स्थिति नहीं है कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की बात सोची जाए। अभी तो अगस्त में हमारा पीक था, अगस्त और सितंबर में, फिर अक्टूबर और नवंबर में इसमें कमी आई है। हम उम्मीद करें कि दिसंबर जनवरी भी हमारा इसी प्रकार से और ग्राफ है, कोरोना का ग्राफ जो है जो गिर रहा है वो और गिरे, ऐसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब 4 नई वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी, जिनमें से 3 मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर और कोरबा में स्थापित होंगी। कोरोना की RT-PCR पद्धति से यहाँ जांच की जाएगी। इसके अलावा कोरिया के जिला अस्पताल का चुनाव हुआ, जहां कोरोना की जांच के अलावा अन्य खतरनाक वायरस की जांच हो पाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। विभाग के अनुसार सभी लैब की स्थापना में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये निर्माण NMDC के CSR फंड से होगा। देश में कोरोना का संकट आने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी मेडिकल कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पताल में कोरोना की जांच को आवश्यक घोषित कर दिया है। कुछ महीने पहले जारी आदेश में कहा गया, बिना वायरोलॉजी लैब स्थापित किए किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जुलाई 2020 तक RT-PCR लैब स्थापित होना आवश्यक है। रायपुर एम्स में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने तकरीबन 50 फीट ऊंचे वार्ड से कूदकर खुदकुशी कर ली। रायपुर में कोरोना मरीज की आत्महत्या की ये दूसरी घटना है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जांजगीर के 49 वर्षीय मरीज को 22 सितंबर को अस्पताल में एडमिट किया गया था। मरीज को ऑक्सीजन में रखा गया। उपचार के बाद हालत में सुधार हो रहा था। आज ही ऑक्सीजन हटाकर सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन 1 बजे बाथरूम वो गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर खिड़की से ग्रिल हटाकर छलांग लगा दी। आनन फानन में उसे ICU में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की क्या वजह थी स्पष्ट नहीं। पुलिस मरीज के मोबाइल की जांच कर रही है। एम्स के ICU वार्ड में 49 साल का एक मरीज एडमिट था, जो 22 तारीख से उसने वहाँ के बाथरूम के खिड़की से कूद करके सुसाइड करने का प्रयास किया करके वो गंभीर अवस्था में था, जिसको लेकर के ICU में एडमिट किए थे। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली उसके बारे में कि वो डेथ कर गया। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के 4 संचालक सह प्राध्यापकों को डीन पद पर पदोन्नत किया, जिसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर विवेक चौधरी, डॉक्टर PK निगम, डॉक्टर PK पात्रा, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर रेणुका गहीने शामिल हैं। पदोन्नति के बाद डॉक्टर निगम को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद और डॉक्टर गहीने को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव का अधिष्ठाता बनाया गया। वहीं डॉक्टर पात्रा को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अतिरिक्त संचालक पदस्थापित किया गया है। डॉक्टर PK पात्रा के अतिरिक्त संचालक बनने से
डॉक्टर निर्मल वर्मा को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया है। डॉक्टर चौधरी को पदस्थापना नहीं दी गई है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2 अन्य प्राध्यापकों की पदस्थापना की है, जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में पदस्थ डॉक्टर वाई.डी. बड़गैया को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में प्रभारी अधिष्ठाता और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डॉक्टर एम.एल. गर्ग को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में प्रभारी अधिष्ठाता पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ के दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति पर सरकारी कब्जे की राजस्व विभाग की सिफारिश के बाद उनके परिवार और समाज में हड़कंप है। मामले में परिवार के लोग समाज के पदाधिकारियों के सहयोग से कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति के वारिसों में एक अशोक अग्रवाल हैं, जिनका कहना है, हमने वसीयत और संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट और राजस्व विभाग में जमा करा दिए। इसके बावजूद राजस्व विभाग का ये फैसला समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग किसी के दबाव में काम कर रहा है। भाटापारा क्षेत्र में दर्जनों लोग दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट की जमीन को खरीद चुके हैं। राजस्व मंडल के फैसले के बाद अब तहसीलदार 30 दिन में से खाली कराकर कब्जा लेंगे। राजस्व मंडल बिलासपुर ने एक आदेश जारी कर दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट की भाटापारा क्षेत्र की करोड़ों रुपए की करीब 100 एकड़ जमीन को सरकारी कब्जे में लेने के लिए कहा है। मंडल ने हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई की और वसीयतनामे के आधार पर जमीन के हस्तांतरण को अवैध पाया। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राजस्व विभाग को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं, उसको तो पेपर को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा गया था। उनको वेरिफिकेशन करना था, सबमिट करना था। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं है। लगता है किसी के दबाव में ऐसा निर्णय लिया है। निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, और जब उनके वारिस उनके परिवार के लोग हैं, तो उसको राजसात करने के बजाय उनके पारिवारिक और दाऊ कल्याण सिंह की बहुत सी संपत्ति सार्वजनिक कामों के लिए भी दी गई है, इसलिए वो दानवीर रहे हैं। सरकार के कोष में आने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका सदुपयोग समाज के लिए और परिवार के लिए वो ज़्यादा उचित होगा। उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ने उनकी संपत्ति की जांच की। राजस्व न्यायालय ने जांच किया और उसके बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।